नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर स्टडी विद के यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ की तरह एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन में हम हर रोज़ फीटर थ्योरी निम्मी से कवर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था वो था आपका लीनियर मेजरमेंट। उससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो डिस्कशन की बात करते हैं किस प्रकार से हमने स्टील रूल को आपको बताया था। और रिवाइज करते हैं स्टील रूल की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं वो एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। स्टील रूल का अल्पतमाप लिस्ट काउंट क्या होता है? अगर मैट्रिक में पूछता है तो मैट्रिक में जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 1/2 mm यानी कि 0.5। अगर मैट्रिक की बात करता है, अगर बीटीस की वो बात करता है तो बीटीस में होगा 1/64 इंच। ये इसका अल्पमाप होता है, लिस्ट काउंट होता है। अलग अलग रूल की हमने बात करी थी, जैसे श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का जो प्रयोग है वो पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकर जो ग्रम जॉब को ढलाई करके बनाए जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और एक हमने डिस्कस आपके साथ जो और टाइप्स हैं, हुक रूल के बारे में किया था। किसी स्लॉट, हुक रूल का प्रयोग है स्लॉट या ग्रूव्स को मापने के लिए किया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। की सीट रूल का डिस्कशन किया था। की सीट रूल बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। इसमें बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या कीवे सतहों की मार्किंग के लिए किया जाता है। कीवे जो आपकी सरफेस होती हैं उनकी मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर हमने एक और जो टाइप्स रूल है वो है नैरो रूल। नैरो रूल का जो प्रयोग है वो किया जाता है तंग जगह का माप लेने के लिए। तंग जगह का माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आज इस सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उन्हें मैं बताता हूँ कि किस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्राइबर, फिर डिवाइडर, मार्किंग मेथड। जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कैलिपर। इस नए सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे, स्क्राइबर टॉपिक रहेगा, डिवाइडर, मार्किंग मेथड और कैलिपर में ही जो आपके इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, इन तीनों के बारे में डिस्कशन होगा। ये शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मेरा नाम है सत्यवीर सिंह। देखते रहिए स्टडी विद ITI चैनल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। स्क्राइबर टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। स्क्राइबर जिसे हिंदी में बोला जाता है खरोंचनी, किस प्रकार से इसमें डिस्कशन करेंगे। स्क्राइबर की विशेषताएं समझेंगे और स्क्राइबर के प्रयोग का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। ध्यान से सुनेंगे। विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार्यों में विमकाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। इस कार्य के लिए खरोंची एक औजार है। यह उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है जिसे कठोरीकृत किया जाता है। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु इसके एक सिरे को घिसकर बारीक बिंदु को नोकदार बना लिया जाता है। ये बात आप समझेंगे कि किस प्रकार उसने लाइनों का डिस्कशन किया है। ये फिगर आपको दर्शाया गया है किस प्रकार से एक स्क्राइबर होता है। ये बोला है कि आगे से बारीक नोकदार बना लिया जाता है और एक जो इसका सिरा है वो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। बारीक टूल स्टील के तार का ये बना होता है। टूल स्टील के तार का आप इसे याद रखेंगे, टूल स्टील के तार का बनाया जाता है। इसमें जो इसकी धातु हमने बताई टूल स्टील के तार का बना होता है। इसके अगर और इसकी थ्योरी का डिस्कशन करें तो वो इस प्रकार है। खरोंचनी विभिन्न आकार एवं माप में उपलब्ध है। इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाला प्लेन स्क्राइबर है। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि ऋजुदर्शी के समीप रेखाएं बने। खरोंचनी की नोक तेज होती है। इसका प्रयोग
बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसे अपनी जेब में न रखें। एक सावधानी, एक सेफ्टी बताई है कि इसे प्रयोग करते समय इसे जेब में न रखें। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगाएं। ये जो कॉर्क है ये समझते हैं, ये एक कवर टाइप होता है जो इसकी जो नोक होती है उस पर लगाने के लिए, जो नोक, ताकि आपके हाथ वगैरह या पॉकेट में रखने पर एक कवर लगा दिया जाता है जो आपका प्लास्टिक या चमड़े का बना होता है। एक कवर, उसे बोलते हैं कॉर्क, आप उसे बोलेंगे, जो आपका होता है। इसके जो स्क्राइबर के एडिशनल पॉइंट हैं वो ज़रा देखते हैं। ये हमने बताया कि मार्किंग करते समय लाइनें लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल है, और मार्किंग करते समय, मार्किंग करते समय लाइनें लगाने के लिए, लाइनें लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। हमने धातु का डिस्कशन किया। धातु इसकी जो होती है वो होती है टूल स्टील। टूल स्टील की तार का ये बना होता है, ठीक है। इसकी अगर साइज़ की बात करें, जो इसका साइज होता है वो होता है 150 से 200 mm के बीच, 200 mm तक। फिर अगर इसके टाइप्स की मैं बात करूं, इसके जो टाइप्स कई बार एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं टाइप्स, एक होता है इसमें सिंपल, सिंपल स्क्राइबर, एक होता है इसमें एडजस्टेबल, एक होता है इसमें नर्ल्ड स्क्राइबर, नर्ल्ड स्क्राइबर, और एक होता है इसमें पॉकेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर। सिंपल, एडजस्टेबल, नर्ल्ड और पॉकेट स्क्राइबर। हमने इस टॉपिक पर जो बात की है वो की है, ये मार्किंग करते समय लाइनें लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टूल स्टील की तार का बनाया जाता है, 150 से 200 mm तक का होता है। सिंपल, एडजस्टेबल, नर्ल्ड और पॉकेट, इसका जो प्रयोग है वो मार्किंग करते समय कितने डिग्री पर रखा जाता है। जब इससे हम मार्किंग, इसे यूज़ में लेकर आते हैं तो कितने डिग्री पर झुकाकर यूज़ करना चाहिए, वो करना चाहिए 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करेंगे, ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। जब इसका यूज़ किया जाता है तो 30 डिग्री से 35 डिग्री पर झुकाकर यूज़ करना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। जो इसकी नोक है, जो इसकी ये नोक है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड होती है, जो ये नोक इसकी बनाई गई है, ये नोक, वो कितने डिग्री पर ग्राइंड होती है। ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, आप इसे नोट करेंगे। 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर जो स्क्राइबर की नोक है वो ग्राइंड होती है, आप ये नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसमें है वो है डिवाइडर। डिवाइडर पर बात करते हैं। डिवाइडर की रूपरेखा को समझते हैं कि किस प्रकार हम इसका डिस्कशन करेंगे। डिवाइडर के निर्देश के बारे में समझेंगे। डिवाइडर के नोक पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में समझेंगे। डिवाइडर के गुणों को बताएंगे। डिवाइडर पॉइंट का विभिन्न विभिन्न भाग जो उसमें प्रयोग होता है, किस किस भाग को क्या बोला जाता है, वो इसमें हम बताएंगे। किस प्रकार से इसमें डिस्कशन करेंगे। देखते हैं विभाजक। डिवाइडर को बोला जाता है विभाजक। कई बार एग्ज़ाम में जो एकदम शुद्ध हिंदी है उससे बात करता है, तो आप इनके शुद्ध जो नाम हैं हिंदी में बताए जा रहे हैं। विभाजक, डिवाइडर को विभाजक बोला जाता है, आप इन्हें भी नोट करेंगे। वो कह रहा है कि विभाजक का प्रयोग वर्त चाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित एवं पदक्रमित करने के लिए किया जाता है। नोट करेंगे पॉइंट की जो डिवाइडर का यूज़ है उसका प्रयोग वर्त या चाप लगाने के लिए किया जाता है, तथा जो लाइनें हैं उन्हें कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जो पदक्रमित करने के लिए, पदक्रमित मतलब रेखाओं को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। आप सिंपल याद रखेंगे, जो वर्त या चाप लगाने के लिए या रेखाओं को कई भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का टूल होता है डिवाइडर, फिगर 1 में देखेंगे। ये फिगर नंबर 1 जो दिखाया गया है, फिगर नंबर 1 देखिए, ये जो वर्त है ये बनाया जा रहा है। ये वर्त हम इससे बना रहे हैं एक प्रकार का। ये जो प्रकार हम यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इसमें दूरी भरकर, स्केल से, जो स्केल होता है उसमें दूरी भरकर यूज़ किया जाता है। ये भी एक मार्किंग टूल होता है,
मार्किंग टूल, इसे साइज में खोलने के लिए कि कितने साइज का हमें वर्त या चाप लगाना है वो सहायता ली जाती है, जो स्केल होता है उसकी सहायता ली जाती है कि कितना इसमें हमें वर्त या चाप लगाना है। इसलिए इसे इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष औजार बोला जाता है, अप्रत्यक्ष औजार है। क्वेश्चन आता है कि जो डिवाइडर है वो किस प्रकार का औजार है, तो आप क्वेश्चन करेंगे अप्रत्यक्ष औजार है। नेक्स्ट बात करते हैं विभाजक या तो स्थिर, देखिए नेक्स्ट अगर बात करें विभाजक के डिवाइडर के बारे में, विभाजक या तो स्थिर जोड़ वाले होते हैं या स्प्रिंग जोड़ वाले होते हैं। स्थिर जोड़ वाले यानी कि फर्म जॉइंट या स्प्रिंग जॉइंट, दो प्रकार के डिवाइडर होते हैं। इस्पात रूल की सहायता से इसमें माप सेट की जाती है, यानी कि इसे जितना खोलना है या बंद करना है, जिसमें भी इसे माप सेट करनी है उसे पर रूल की सहायता से, ये एक रूल है, इस पर कोई माप बनी हुई होंगी। इसे खोलने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना से खोलना है वो हम रूल की सहायता लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष औजार बोला जाता है, अप्रत्यक्ष औजार बोला जाता है। नेक्स्ट इस टॉपिक पर अगर हम बात करें, देखिए फिगर नंबर 2 में बताया गया है कि किस प्रकार से, फिगर नंबर 2 बता रहा है कि किस प्रकार से माप सेट की जाती है। इसे जितना भी खोला जाता है वो इस फिगर नंबर 2 में दर्शा रहा है, इसलिए अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट जो फिगर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो मार्किंग करनी है वो बता रहा है कि ये एक लाइनिंग की गई है जो उसे स्टेप में बांट रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी निशान लगा रहा है वो एक मार्किंग विधि है, ठीक है। बताया है कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट होते हैं। ये इसका जो अगर मटेरियल की बात करें कि किस मटेरियल का बना होता है, ये बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है और केस हार्ड होता है। जो इसके पॉइंट होते हैं लेग के वो होते हैं केस हार्ड होते हैं। इसका जो साइज की अगर बात करें, जो साइज इसका होता है, साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, इसका साइज लिया जाता है रिविट के सेंटर से, रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। क्वेश्चन आएगा कि जो डिवाइडर है उसका साइज कहाँ से निर्दिष्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसका जो साइज है वो रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है। ये यहाँ पे इसका कोई जॉइंट होगा, ये ऐसे दो लेग बनी हुई होंगी, यहाँ से ये वर्किंग पॉइंट होंगे, ये वर्किंग पॉइंट कहलाते हैं। और रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं विभाजक का आकार। विभाजक का जो आकार 50 mm से लेकर 200 mm तक होता है। इसकी नोक और जोड़ की पिन के केंद्र की बीच की दूरी से विभाजक का आकार बताया जाता है। देखिए शुद्ध हिंदी में क्या बात कर रहा है कि इसकी नोक और जोड़ के पिन के केंद्र की बीच की दूरी से विभाजक का आकार बताया जाता है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती है निम्मी, उसी में हमने आसान शब्दों में, आसान भाषा में एक्सप्लेन करके बताया है कि रिविट के सेंटर से इस प्रकार ये बना होता है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, ये बात बताई है इसने। देखिए फिगर नंबर 4 किस प्रकार से बता रहा है कि जो इसके प्रत्येक भाग का क्या नाम होता है। ये ऊपर जो पेंसिल की तरह से बोला जाता है पैग, ये जो गोल बना हुआ है इसे बोला जाता है स्प्रिंग। फिर फलक्रम जो जुड़ा हुआ है, बॉल एक टाइट करने के लिए, नट जो टाइट करने के लिए इसमें एक वाशर लगा होता है, और लेग इसकी होती हैं। ये इसका साइज लिया जाता है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं विभाजक की टांगों की सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइडर की जो, देखिए इस लाइन को समझेंगे कि क्या बोल रहा है। जो डिवाइडर की लेग है उसे सही बिठाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच का प्रयोग, जैसे ये कोई जॉब है, देखिए समझेगा थोड़ा प्रैक्टिकली कि ये कोई जॉब
अगर सपोज करें इसमें हमें यहाँ पे एक वर्त लगाना है तो इसमें पहले हम पंच द्वारा एक पॉइंट लगाएंगे इस प्रकार से और उसकी लेग को यहाँ पर स्थिर करेंगे, तब ही वो हमारा एक जो वर्त है वो बन पाएगा। तो प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है डिवाइडर की लेग को सही से बिठाने के लिए, जो 30 डिग्री का बना होता है उसका एंगल। देखिए बात कर रहा है विभाजक की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई वाली होनी चाहिए। विभाजक की विशिष्टियां उसके जोड़ की किस्म या लंबाई द्वारा वर्णित की जाती हैं। जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो किस प्रकार दिया जाता है, उसके जोड़ की किस्म और लंबाई द्वारा उसका स्पेसिफिकेशन बताया जाता है। वो कह रहा है कि जो इसकी टांगें हैं वो बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये फिगर बिल्कुल राइट बता रहा है कि इस प्रकार बराबर होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में बात कर रहा है महीन रेखाओं खींचने के लिए नोक को सदैव तेज रखना चाहिए। अपघर्षण की अपेक्षा तेज पत्थर पर बार बार तेज करना अधिक अच्छा है। अपघर्षण द्वारा तेज करने से नोक मुलायम पड़ जाती है। वो कह रहा है कि जो इसकी ये नोक हैं, जो डिवाइडर की नोक होती हैं, ये वर्किंग पॉइंट के जो नोक हैं, अगर ये घिस जाती हैं तो इन्हें हमें जो इनकी नोक है वो अपघर्षण ग्राइंडिंग पर ना करते हुए जो अच्छा माना गया है वो माना गया पत्थर स्टोन पर हमें घिसकर इन्हें तेज कर देना चाहिए। अगर हम अपघर्षण यानी कि ग्राइंडिंग पर करेंगे तो वो मुलायम पड़ जाती हैं। आप याद रखेंगे कि पत्थर पर उन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डाटम, एक मार्किंग से रिलेटेड टॉपिक है। डाटम, डाटम का क्या उद्देश्य है? देखिए अगर कोई हमें ये इस प्रकार से कोई जॉब, थोड़ा प्रैक्टिकल समझे, इस प्रकार से कोई जॉब बनानी है तो किस प्रकार से हम किसी दो 90 डिग्री पर संगलन जो भुजाएं होती हैं उन्हें तैयार करते हैं, तब जाकर अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री की एक्यूरेसी में होगी तब जाकर हम इस पे ऐसे कोई मार्किंग कर पाएंगे, ऐसे कोई मार्किंग कर पाएंगे। तो डाटम एक सरफेस जो हम मार्किंग करने से पहले तैयार करते हैं फाइल के द्वारा या किसी भी मशीनिंग क्रिया के द्वारा हम इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें जानते हैं स्टॉपिंग में कि डाटम की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार है और इसका क्या महत्व है वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, ये कह रहा है कि चिन्ह लगाते समय डाटम की आवश्यकता का वर्णन करना, विभिन्न डाटम संदर्भों का नाम बताना, जो अन्य डाटम विधियां हैं उनका नाम बताना है। ये कह रहा है कि माना आदमी की ऊंचाई फर्श से नापी जाती है जिस पर वह खड़ा है, तब फर्श डाटम माना जाता है अथवा माप हेतु सामान्य आधार होता है। डाटम एक संदर्भ वाली सतह है, रेखा अथवा बिंदु है और इसका उद्देश्य एक सामान्य अवस्था प्रदान करना है जिसके माप के लिए जा सके। जब कार्य के आकार के अनुसार डाटम एक सिरा अथवा मध्य रेखा हो सकती है। एक बिंदु को स्थापित करने हेतु दो डाटम को संदर्भ होना चाहिए। देखिए इतने पैराग्राफ में वो केवल वही लाइन बता रहा है जो हमने आपका बेसिक क्लियर करने के लिए अभी एक फिगर के माध्यम से आपको बताया है। अगर ये कोई जॉब है तो ये कोई डाटम, इसे बेस मानने के लिए कोई भी रेखा या बिंदु को हम डाटम सतह मान सकते हैं। इसे मार्किंग करने के लिए हमें कोई भी आधार एक सेट करना पड़ेगा। डाटम का मतलब वो चीज़ ये बोल रहा है। फिगर नंबर एक देखिए वही बात बोल रहा है कि डाटम सतह, इसने इन दो को माना है, एक ये वाली डाटम सतह मानी है और एक ये वाली डाटम सतह इसने मानी है। इन्हें आधार मानते हुए, इन्हें बेस मानते हुए ये मार्किंग ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इस जॉब पर कर रहा है। इस डाटम का मतलब है इसने ये शुद्ध साइज एक्यूरेसी में बनाया गया है, इसलिए इन्हें डाटम ये मान रहा है। ऐसे ही इस जॉब में देखिए डाटम उसने माना है, ये डाटम सतह मानी है इसने दो, डाटम एक ये फिगर आप ध्यान से समझ सकते हैं। ये लाइनें फिगर को दर्शा रही हैं, ये डाटम यहाँ से इसने लाइन लगाई है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि चिन्ह में सरफेस प्लेट, कोणीय प्लेट, वी ब्लॉक और समांतर ब्लॉक एक डाटम की तरह कार्य करते हैं। मतलब अब जो डाटम सतह हमें कौन प्रदान करता है, समांतर ब्लॉक एक डाटम सतह प्रदान करता है, सरफेस प्लेट हमें समांतर और कोणीय प्लेट यानी कि एंगल प्लेट हमें डाटम सतह प्रदान करती है।
देखिए किस प्रकार फिगर 3 में भी डाटम के रिलेटेड हमें एक फिगर दिखाया गया है, किस प्रकार इसे ध्यान से देखिएगा कि दो डाटम सतह मानी गई हैं। फिगर नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए वही बात जो अभी लाइन में उसने बोली है कि सरफेस प्लेट वर्नियर हाइट गेज, ये वी ब्लॉक है, ये कोई गोल रोड है, और ये वर्नियर हाइट गेज है, ये सरफेस प्लेट है। ये गोल रॉड का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए भी ये प्रक्रिया यूज़ होती है, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। और फिर ये आपका ट्राई स्क्वायर की सहायता से वो 90 डिग्री या सरफेस पर वो सेट कर रहा है किसी मार्किंग के लिए कोई एंगल। ड्राइंग में डेटम संदर्भ इंगित करता है समान डेटम संदर्भ को उपयोग कार्य में डायमेंशन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। वही बात कह रहा है कि डाटम जो डायमेंशन होती है उन्हें आधार माना जाता है, एक प्रकार से ये बात कह रहा है। जो मार्किंग की जो विधियां हैं प्रयोग में एक्सटर्नल, अगर हम बात करें कुछ मार्किंग की और भी विधियां हैं। मार्किंग की जो विधियां हैं, नंबर 1 है आपकी सेंटर लाइन विधि, याद रखेंगे सेंटर लाइन विधि। नंबर 2 डाटम लाइन विधि, और नंबर 3 है आपकी टेम्पलेट विधि। कितनी प्रकार की मार्किंग विधियां हैं, सेंटर लाइन विधि, डाटम लाइन विधि और टेम्पलेट। सेंटर लाइन विधि में आप क्या प्रयोग करेंगे, किसी जॉब पर बीच में कोई भी सेंटर लाइन लगाकर उसे आधार मानकर मार्किंग की जाती है, आप याद रखेंगे। फिर डाटम लाइन विधि जो ये आपको समझाई है, संगलन बुझाव 90 डिग्री वाला जो मेथड होता है, संगलन बुझाव को 90 डिग्री बनाया जाता है, ये वाली चीज़। फिर टेम्पलेट में कोई भी जो हम जॉब तैयार करते हैं उसकी टेम्पलेट यानी कि उसकी आकृति तैयार की जाती है। टेम्पलेट आपकी जीआई सीट या गत्ते की या पतली सीटों की बनाई जा सकती हैं। ये इसका एक पूरा थ्योरी हमने आपको बताया है, आपकी समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसका कवर कर रहे हैं वो है आपका कैलीपर के बारे में समझते हैं। कैलीपर में किस तरीके से बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो कैलीपर है उसके कैलीपर के नाम बताएंगे, स्प्रिंग जोड़ कैलीपर के लाभ और नाम के बारे में बात करेंगे, उसके साइज के बारे में बात करेंगे कि इस प्रकार उसका साइज लिया जाता है। उसने बताया है कि कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है, इसका उपयोग स्टील लूज से कार्य को तथा इसके विपरीत माप को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कैलीपर का वर्गीकरण उनके जॉइंट तथा लेग के अनुसार किया जाता है। ये देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें इसके जॉइंट के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है फर्म जॉइंट, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। फर्म और स्प्रिंग जॉइंट को समझते हैं। अगर उसकी लेग एक रिविट और एक वाशर द्वारा जुड़ी हुई है, ध्यान देंगे, एक रिविट और एक वाशर द्वारा अगर लेग जुड़ी हुई है तो वो है फर्म जॉइंट। और अगर उसकी लेग एक गोल स्प्रिंग के द्वारा, ये है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो साइज कैसे लिया जाता है, इसका जो साइज है रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी में लिया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। ये जो साइज में मिलते हैं वो 150 से 300 mm तक मिलते हैं, आप ये बात याद रखेंगे। इसका जो साइज रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट और एक स्प्रिंग जॉइंट। फिर अगर इसके कार्य के अनुसार बताया गया है, जो कार्य है बाहरी माप लेने हेतु प्रयोग किया जाता है। जो आउटसाइड होता है, आउटसाइड कार्य के अनुसार जो है वो बनावट के आधार पर हमने बात करी है। बनावट के आधार पर आपका एक होता है आपका फर्म जॉइंट और एक स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट और जो स्प्रिंग जॉइंट है वो है आपकी बनावट के आधार पर, और जो ये आउटसाइड और इनसाइड है ये है कार्य के आधार पर। देखते हैं, एक होता है आउटसाइड और एक होता है इनसाइड। आउटसाइड का प्रयोग बाहरी माप लेने के लिए यानी कि एक्सटर्नल माप लेने के लिए, और जो इनसाइड है वो है इंटरनल माप लेने के लिए यानी कि अंदरूनी माप लेने के लिए। बाहरी जैसे पाइप और अंदरूनी यानी कि कोई स्लॉट या कीवे का माप लेने के लिए। इसमें एक फिगर के माध्यम से आप क्लियर करेंगे चित्र देखकर कि किस प्रकार इनका यूज़ है। ये आपका जो इनसाइड कैलिपर है ये आपके इस ग्रूव है जो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, इसका माप ले रहा है कि ये इसकी जो
बीच की टांगें हैं वो कितनी यहाँ सरफेस पर टच कर रही हैं, तब हम इसे एक रूल की सहायता से माप लेंगे कि ये कितना खुला हुआ है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मापी औजार बोला जाता है। जो आपका ये कैलिपर है वह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इस प्रकार से ये इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड वाला है ये फिगर, इनसाइड वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो फिगर है वह आउटसाइड वाला है, ये आउटसाइड वाला है। ये आउटसाइड जो माप है वो माप रहा है आउटसाइड वाली, यानी कि बाहरी जो माप रहा है। फिगर से क्लियर करेंगे। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से यह लाभ है कि इसमें एडजस्टेबल नट के द्वारा शीघ्र सेटिंग की जा सकती है। फर्म जॉइंट को सेट करने के लिए लकड़ी की सतह पर हल्की चोट मारी जा सकती है। जो स्प्रिंग जॉइंट है, स्प्रिंग जॉइंट को समझेंगे। स्प्रिंग जॉइंट को यहाँ से नट के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है, और जो ये फर्म जॉइंट है इसे लकड़ी के गुट से चोट मारकर कम या ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट कैलिपर की बात करें, जेनी कैलिपर, जो इसका थर्ड प्रकार होता है वो होता है जेनी कैलिपर, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। वो होता है आपका कि जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है वो किस नाम से जाना जाता है। जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है वो है आपका, ध्यान से देंगे, ऑड लॉग कैलिपर। इसे नोट करेंगे, ऑड लॉग कैलिपर, ऑड लॉग कैलिपर। और नंबर जो दूसरा है वो है हर्मोप्रोटाइट, हर्मोप्रोटाइट शब्द पर ध्यान देंगे। हर्मोप्रोटाइट कैलिपर, स्पेस कम होने की वजह से सही लिखा नहीं जाता है, आप नोटबुक में नोट करें जो मैं बोल रहा हूँ। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम दो अन्य नामों से जाना जाता है, ऑडलॉग कैलिपर और हर्मोप्रोटाइट कैलिपर। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जेनी कैलिपर के दो प्रकार के लेग जो अभी बताए गए हैं। जेनी कैलिपर के एक पैर में एडजस्टेबल डिवाइडर नोक होती है तथा इसका दूसरा पैर अंदर की तरह मुड़ा होता है। ये विभिन्न माप में मिलते हैं, जैसे 150, 200, 250 और 300 mm माप में मिलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। जेनी कैलिपर के उपयोग बताएं। जेनी कैलिपर के जो उपयोग हैं, आंतरिक एवं बाहरी किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए, गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। ये कैलिपर का जो कार्य है वो आप याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जेनी कैलिपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि आंतरिक तथा बाहरी किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए, जैसे ये कोई जॉब है और इस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए जो ये मुड़ी हुई टांग है ये यहाँ पर सेट होगी इस साइड, और जो इसकी नोक वाली टांग है ये ऐसे समांतर रेखाएं खींचती जाएगी। तो आंतरिक तथा बाहरी किनारों के समांतर रेखाएं खींचने और गोल रोड का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल रोड केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे जेनी कैलिपर, ऑडलॉग कैलिपर या हर्मोप्रोटाइट कैलिपर। देखिए फिगर द्वारा स्पष्ट करते हैं। यह भी एक अप्रत्यक्ष है, तभी इसका माप एक स्केल के द्वारा सेट किया जा रहा है। ये एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इसीलिए इसका जो साइज है वो रूल द्वारा हम सेट कर रहे हैं। इसका साइज भी रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक ही लिया जाता है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी में ही मापा जाता है। तो ये कैलिपर, डिवाइडर और स्क्राइबर इस वीडियो में हमने कवर कराए हैं। आप इन्हें अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।